हेलो साथियों, नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 1 अगस्त 2025 है, तो मैंने आज ही अपनी क्लासेस की शुरुआत करने की सोची। क्यों, एक दिन बढ़ाते बढ़ाते अब 40 से 45 दिन का जो अपने पास समय है वो पता नहीं कब बीत जाए। तो बिना देर किए मैंने आज शुरुआत करने की कोशिश की है और मैंने ट्राई किया है कि पहले जो रेलवे के रूल्स रेगुलेशन वगैरह है उनकी आपको मैं छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से फटाफट जितना जल्दी हो सके इतना पूरा करवा दूं, और जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको मैं पहले क्लियर कर रहा हूं। तो आप अगर चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मैं आज बता देता हूँ, आज के बाद जितनी भी क्लासें होगी उसमें मैं ये समय खराब नहीं करना चाह रहा हूँ आपका और मेरा। तो मैं आप बता देता हूँ लास्ट टाइम कि अब क्लास रेगुलर आएगी, आपको कैसे क्या कितना पढ़ना है उससे संबंधित आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगा। और जो अपना सिलेबस रहेगा, एलडीसी एंड जीडीसी रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम जितने भी होते हैं, चाहे टैलेंट कोटा के हो चाहे और किसी प्रकार का एग्जाम हो, उससे संबंधित जो सिलेबस रहेगा वही अपन यहाँ इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा। और जैसे ही मैं वीडियो पूरा करूंगा, कंप्लीट होगा, उसके बाद कुछ घंटे के बाद आपको इसकी मैं जो मेरे हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ वगैरह जो भी मेरे पास होगी उपलब्ध, वो मैं तक आप तक उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, बात करें डिपार्टमेंटल एग्जाम एलडीसी की, तो ये आपका पेपर है वो पूरा ऑब्जेक्टिव मोड पे होने वाला है। तो आप बिल्कुल नो डाउट चिंता मुक्त रहिए, क्योंकि मैं आपको वही कंटेंट उसी ढंग से पढ़ाऊंगा कि एग्जाम में आपको कैसे पूछा जा सकता है, आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ वो चीज आपको नहीं पढ़ाऊंगा जो बिल्कुल किसी बुक में रीडिंग करके आपको सुना दे, बहुत सारे 10 पेज भरवा दे और क्वेश्चन एक ही नहीं मिले। लेकिन मैं पूरे जो चैप्टर पूरा भी हो जाए समराइज के अंदर, सिर्फ 1 से 1.5 पेज के अंदर हर चैप्टर को मैं पूरा करवाने की मैं आपसे वादा करता हूँ। यही मेरा तरीका है। मैंने आज तक जितनी एजुकेशन ली है उसमें मैंने सबसे शॉर्ट के अंदर और पूरी चीज का सार है वो आप कम शब्दों के अंदर कैसे याद रख सकते हो। आप यकीनन मानिए, अगर आप पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो पूरा देखने के बाद आप दिल में एक बात सोचना कि मैंने इस वीडियो के अंदर क्या सीखा है। तो आप दिल पे हाथ रख के मैं बता रहा हूँ, आप खुद सोचोगे कि जो पढ़ाया है वो मेरे को अभी कभी याद हो गया है। तो नो डाउट, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं करें। और मैं मेरी अगर बताऊं तो आप बता रहे हो कि अपने बारे में भी बता दो, पढ़े लिखे हो ऐसे ही पढ़ा रहे हो। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं साइंस से मेरी 12th है और बीएससी मेरी गवर्नमेंट कॉलेज से है, और उसके बाद मेरी एमएससी मैंने प्राइवेट किया है, और इसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड है टीचिंग के अंदर। देख लो आप, यूजी पीजी प्लस बीएड, ये सब कुछ चीजें मेरे पास है। और मुझे पढ़ाने का भी काफी सालों का जो आप अनुभव मान सकते हो वो है। तो आप चिंता मुक्त रहिए, जो मैं कंटेंट दूंगा वो मेरा गारंटी वादा है। और जैसे ही आपका पेपर होगा मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। आपके ही मैं कमेंट देखना चाह रहा हूँ कितना क्या मिलता है। तो 100% गारंटी है, मैं जो करवाऊंगा वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अब बिना देर की अपन टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैंने पहला चैप्टर टॉपिक लिया है वो बहुत आसान टॉपिक है, और इससे अक्सर आपको एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, वादा है। और इस वीडियो को पूरा करते ही आपका 1 नंबर आप पक्का कर सकते हो। देखिए, अगर टॉपिक की बात करें तो टॉपिक का नाम है HOER। देखिए, HOER सबसे पहला तो सवाल यह है कि HOER इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। कई बार एग्जामिनर आपसे सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछा जाएगा। तो फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप देखिए एच का मतलब होता है ओवर्स, ओ का मतलब होता है ऑफ, ई का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट, आर का मतलब होता है रेगुलेशन। मतलब ओवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन। मतलब अगर मैं हिंदी की बात करूं तो एक रेल सेवक के कार्य के घंटे और विश्राम की अवधि। मतलब दोस्तों, आप सब कर्मचारी है तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे कि अगर आप किसी चीज को लगातार काम में ले रहे हो तो उसको रेस्ट देना जरूरी है। क्योंकि इंसान कोई मशीन नहीं है, वो एक प्राणी है, और प्राणी को रेस्ट की जरूरत होती है, उसको थकान होती है। अगर इसी की जगह कोई मशीन होती, इंजन होती, तो उसको रेस्ट की जरूरत नहीं मानता। अगर कंप्यूटर है, कंप्यूटर को रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर प्राणी है तो इसको रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो अपना
जो रूल्स है उसके अंदर एक रूल्स है HOER। इसका मतलब है हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन। मतलब रेल सेवक के कार्य के घंटे, मतलब कितने घंटे काम करेगा और काम के बाद कितने घंटे रेस्ट करेगा, वो ही इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। देख ले, आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन यही बनता है इस चैप्टर में, नाम से ही बनता है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। तो फुल फॉर्म याद करने के लिए देखो, एच से हॉर्स होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, ई का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट, आर का मतलब होता है रेगुलेशन, आर का मतलब होता है रेगुलेशन। अगली बात करें, अगला एक पॉइंट आता है, इसमें एक शब्द आता है FJA। FJA इसका मतलब होता है फैक्चुअल जॉब एनालिसिस। फैक्चुअल जॉब एनालिसिस। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो ये रेल नियम बनाए हैं, उन्होंने एक बहुत एनालिसिस की है। क्या की है? एनालिसिस किस चीज की है कि एक कर्मचारी है, उसका मिनट दर मिनट हिसाब रखा है। वो काम पे आता है, कैसे काम करता है, कितनी उसको रेस्ट मिलती है, या लगातार काम कर रहा है, उसका वर्कलोड कितना है, उसको शारीरिक, ऐसे नहीं है कि वो फिजिकली काम करे, मानसिक रूप से उस पर कितना लोड रहता है, कैसे करता है, उनकी एक क्या की गणना की, गणना की, और तब पता लगा कि इस एक्चुअल में जो कर्मचारी है उस पर कितना वर्कलोड रहता है और कितने घंटे वो काम करता है और कितने घंटे तक वो निष्क्रिय है या काम नहीं करता, बिल्कुल फ्री बैठा रहता है, शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से। तो उसके लिए एक फिक्स अवधि तक गणना की, और वो अवधि कितनी थी? तो ये अवधि थी 72 घंटे। कितनी थी? 72 घंटे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि FJA, ऐसे देखा जाएगा कि HOER में FJA की अवधि कितनी है, तो आपको क्या बताना है? FJA की अवधि कितनी है? 72 घंटे। और FJA की फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या आएगा? फैक्चुअल जॉब एनालिसिस। क्या आएगा? फैक्चुअल जॉब एनालिसिस। तो यहाँ से अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सीखे हैं, और यहाँ तक जहां तक मुझे लगता है आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगला, मैं अगर पॉइंट की बात करूं, अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, तो जो ये नियम है HOER, हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन, ये किन कर्मचारियों पर लागू होता है? अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे को नॉर्मली 4 डिवाइड में बांटा गया है। ग्रुप ए के कर्मचारी, ग्रुप बी के कर्मचारी, और ग्रुप सी के कर्मचारी, और ग्रुप डी के कर्मचारी। तो HOER की बात करें तो ये किन कर्मचारियों पर लागू होगा? तो आपका ऑप्शन सही आंसर होता है वो आप कमेंट कर में जरूर बताएं, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूं, अगर ये 4 ऑप्शन आपको मिल जाए तो किस ग्रुप के कर्मचारियों पे ये HOER लागू होता है, तो आपका सही आंसर होगा ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी। और ग्रुप ए और बी के कर्मचारी है, इन पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। तो बड़े ध्यान सी बात है, ध्यान रखना, कभी गलती मत करना। और अब देखिए एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चन आएगा कि आपका तो जो ऑप्शन आएंगे एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेंगे, तो ये क्या लोग क्या करेंगे? ऑप्शन ए दे देंगे, ग्रुप ये ऐसे बोलेंगे कि क्लास ए के कर्मचारी, क्लास बी के कर्मचारी, और क्लास सी के कर्मचारी, और चौथा डी का ऑप्शन कर देंगे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछेगा, लेकिन आप अगर कोई बुक से पढ़ोगे तो बुक में ये लिख रखा है कि ग्रुप सी और डी के कर्मचारी HOER के अंतर्गत आते हैं, इन पे लागू होते हैं, तो आप देखोगे कि इसमें डी तो है ही नहीं। नॉर्मली जो डी के कर्मचारी है वही तो सी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप तो डी तो इसमें है ही नहीं, तो आप सीधा इनमें से कोई नहीं लगा देते हो जय श्री राम बोल के, लेकिन जय श्री राम यहाँ पे काम नहीं करता भाई, गलत हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। तो आपको ध्यान रखना है कि HOER के कर्मचारियों पर लागू होता है, ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों पर लागू होता है। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सीखे, यहां तक आपको किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, HOER के अंतर्गत अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद जो कर्मचारी काम करता है, कितना काम करता है, कितना विश्राम करता है, काम करते हुए वो कितना एक्टिव रहता है, कितना उसको मानसिक और शारीरिक काम करना पड़ता है, उसी के आधार पर रेलवे ने HOER को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। उसके अंतर्गत अपन बात करें तो पहला आता है गहन, मतलब गहन को बोलते हैं इंटेंसिव। सबसे पहला टाइप्स है वो गहन, इंटेंसिव बोलते हैं। नंबर 2 जो प्रकार है वो है निरंतर, निरंतर को बोलते हैं कंटिन्यूस, निरंतर का मतलब होता है कंटिन्यूस। और नंबर 3 पे है आवश्यक रूप से विरामी, आवश्यक रूप से विरामी। और नंबर इसको बोलते हैं एसेंशियली
इंटरमीडिएट, और चौथा है अपवर्जित, यहाँ बोलते हैं एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड इन चार भागों के अंदर बांटा है। देखिए इनमें मुख्य आपको दो तीन चीजें अलग अलग पता रखनी है। नंबर एक तो आपको इन तीन चारों का नाम अच्छे से पता होना चाहिए विथ हिंदी और इंग्लिश। नाम पता होगा तभी तो आंसर कर पाओगे। अगर वहां पूछ दिया कि गहन, जो गहन श्रेणी के अंदर जो कर्मचारी होते हैं उनकी एक शिफ्ट कितने घंटे की होती है, तो इससे समझ कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले अपने से समझते हैं, बाद में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। देखिए सबसे पहला जो टाइप है वो है गहन, इसको बोल रहे हैं इंटेंसिव। ये ऐसे शिफ्ट है जिसके अंदर एक शिफ्ट का समय कितना होता है, 6 घंटे होता है। कितना घंटे होता है, 6 घंटे होता है। और मैंने यहाँ आगे लिखा है दूसरे कॉलम में लिखा निष्क्रियता। निष्क्रियता कितनी होती है, एक से कम। एक से कम क्या होती है, घंटा। मतलब ऐसे कर्मचारी जिनकी ड्यूटी तो 6 घंटे होती है लेकिन वो ड्यूटी पे लगने के बाद उनकी निष्क्रिय या फ्री समय नहीं मिलता है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से लगातार काम करते हैं। मतलब 6 घंटे के अंदर उनको कोई रेस्ट नहीं मिलता है, बिल्कुल नॉर्मली न के बराबर रेस्ट मिलता है। लगातार वो शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करते हैं। ऐसे कर्मचारी होते हैं, उनको गहन श्रेणी के अंदर रखा गया है। और ये 6 घंटे तक लगातार कार्य करते हैं और 6 घंटे के अंदर उनको 1 घंटे से भी कम बीच में रेस्ट या निष्क्रिय रूप से उनको मिलता है। तो ऐसे कर्मचारी अगर एक सप्ताह के अंदर 6 दिन कार्य करते हैं, 6 घंटे करते हैं, तो आप 7 दिन की बात करें तो लगभग 42 से 45 घंटे वो एक वीक के अंदर काम आराम से करेंगे। तो लगातार 42 घंटे एक वीक के अंदर काम कर लिया, तो काम कर दिया तो उनको रेस्ट की जरूरत होगी। अच्छे से काम करने के लिए इंसान को रेस्ट की जरूरत होती है। तो वो रेस्ट कितनी होनी चाहिए, वो रेस्ट होनी चाहिए 30 घंटे। अगर कोई कर्मचारी ऐसे कार्य के अंदर लगा हुआ है, लगातार कार्य करता है 1 घंटे एक वीक तक, तो वो कितना कार्य करेगा टोटल, तो 42 से 45 घंटे कार्य करेगा प्रतिदिन 6 घंटे, और 1 घंटे से कम उनको डेली औसत रेस्ट मिलती है। तो वो उनका जो विश्राम अवधि है वो कितनी होगी, 30 घंटे की होगी। 30 घंटे उनको लगातार विश्राम की आवश्यकता होगी। कितनी होगी, 30 घंटे विश्राम की आवश्यकता होगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक तो पूरा और एक आधा, आप 30 मान सकते हो। अब कई ऐसे कर्मचारी होने, उनको सैटरडे को हाफ डे रहता है और संडे को फुल डे रहता है, छुट्टी रहती है, तो हाफ डे के 12 घंटे और उसके 24 घंटे, तो ये टोटल कितना हो गया, ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लेकिन आप ये 30 घंटे फिक्स एकदम आज रखिए, है ना। इनके रेस्ट के कितने घंटे होते हैं लगातार, ये ध्यान रखना, ये लगातार है और है कितना, 30 घंटे। 30 घंटे तक लगातार रेस्ट होना अनिवार्य है गहन श्रेणी के अंदर। अब देखिए गहन श्रेणी के अंदर कौन कौन आते हैं। देखिए इसमें आता है नंबर 1 तो होता है गाड़ी नियंत्रक, जो गाड़ियों को नियंत्रित करते हैं। वो बिल्कुल 6 घंटे की ड्यूटी है, तो उनको बिल्कुल न के बराबर निष्क्रिय रेस्ट मिलती है। शारीरिक और मानसिक रूप से उनको एक्टिव रहना पड़ता है। टेलीफोन ऑपरेटर, अब टेलीफोन पे जो ऑपरेटर का काम करते हैं उनको एक्टिव रहना पड़ता है, कब फोन आ जाए कब, बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ता है कि नहीं, आप भी जानते हैं बिल्कुल। और अगला है मोटरमैन, जो मोटर को चलाता है वो। और अगला है वायरलेस ऑपरेटर, जो वायरलेस रेलवे के काम करते हैं, उन पे जो काम करते हैं उनको भी जितनी ड्यूटी होती है उतने घंटे तक बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ता है। अगला है सेक्शन कंट्रोलर, जो कोई सेक्शन को कंट्रोल करता है, उनको भी जितनी आपकी ड्यूटी होगी उतने घंटे तक बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा। ये बात हो गई। अब देखिए इसमें अपने कितनी चीजें सी, 3-4 चीजें सीखी। देखिए गहन श्रेणी, गहन श्रेणी के अंदर ऐसे कर्मचारी आते हैं, उनकी 6 घंटे की ड्यूटी होती है, तो उनको औसत न के बराबर रेस्ट मिलती है। और एक सप्ताह में वो कितना काम करते हैं, तो 42 से 45 घंटे, 42-45 घंटे काम कर लिया। और इतना काम करोगे, इनको रेस्ट कितनी देनी है आवश्यकता लगातार, तो आपको याद रखना 30 घंटे, 30 घंटे की रेस्ट होगी। अब इसके बाद देखो कौन से कर्मचारी आते हैं। देखो एक तो गाड़ी नियंत्रक आता है, वायरलेस कंट्रोलर आता है, मोटरमैन आता है और सेक्शन कंट्रोलर आता है। ये आपको एग्जांपल इनके जरूर जरूर याद रखने हैं। ये आप चाहो तो कॉपी के अंदर नोट कर सकते हो, शॉर्ट में एक पेज के अंदर है, बिल्कुल ज्यादा कोई दिक्कत बड़ी बड़ी बात नहीं है। इनके एग्जाम्पल आपको अलग अलग पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखिए नंबर 2 तक है निरंतर या कंटिन्यूस श्रेणी। देखिए ये ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनकी डेली की एक शिफ्ट वो कितने घंटे की होती है, 8 घंटे की होती है। कितने घंटे की, 8 घंटे की। लेकिन 8 घंटे की शिफ्ट के अंदर इनका शारीरिक और मानसिक रूप से काम करते हुए भी इनको 2 घंटे से कम का रेस्ट मिल जाता है। मतलब
8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन 2 घंटे तक ये कोई कार्य नहीं करते हैं, नॉर्मली फ्री माइंड रहते हैं या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कोई काम नहीं करते हैं। तो 2 घंटे से कम ये काम नहीं करते हैं। और इनकी अगर बात करें तो 8 घंटे और लगभग 6-7 दिन माने तो 48 या 54 घंटे ये एक सप्ताह के अंदर काम करते हैं। कितना करते हैं? 48 या 54 घंटे। ये इतना काम करेंगे तो इनको कितनी रेस्ट देनी पड़ेगी? लगातार 30 घंटे की इनको लगातार रेस्ट की आवश्यकता होगी। कौन सी श्रेणी? निरंतर श्रेणी। निरंतर श्रेणी में एक शिफ्ट कितने घंटे की? 8 घंटे की। कितने घंटे निष्क्रिय रहते हैं? 2 घंटे से कम। तो इनकी रेस्ट कितनी होनी चाहिए? 30 घंटे। रेस्ट का टाइम गहन और कंटिन्यूस दोनों में सेम है। अगला है रेल मार्गों में जहां ट्रैफिक ज्यादा हो, मतलब ऐसे रेल मार्ग जहां बहुत सारी क्रॉसिंग हो और बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो, एक गाड़ी गई दूसरी गाड़ी आ गई और वहां पे लगे हो, जैसे स्टेनो हो गया, जो टाइप करे टाइपिंग हो गया, नॉन सुपरवाइजरी क्लर्क हो गया, चालक जो ट्रेन को चलाता है वो हो गया, गार्ड हो गया, बुकिंग एलडीसी हो गया। बुकिंग एलडीसी मतलब जो टिकट बुकिंग वगैरह करते हैं, ये लोग होते हैं। ये ऐसे होते हैं जहाँ गाड़ियों की आवाज ज्यादा होती है, ट्रैफिक ज्यादा होता है। तब देखिए गाड़ी चलाने वाला चालक होगा, वो बिल्कुल 8 घंटे की ड्यूटी है तो बहुत कम समय मिलेगा उसको रेस्ट के लिए। और स्टेन हो गया जो टाइप वगैरह करते हैं, नॉन सुपरवाइजरी क्लर्क हो गया, चालक हो गया, एडीसी हो गया, गार्ड हो गया, टाइपिस्ट हो गया, ये लोग हैं वो निरंतर कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए अगला देखें, नंबर 3, आवश्यक रूप से विरामी। देखिए आवश्यक रूप से विरामी ये ऐसे होते हैं जिनकी एक शिफ्ट होती है, वो औसत 12 घंटे की एक शिफ्ट रहती है और ये 12 घंटे की शिफ्ट में से 6 घंटे से अधिक इनको रेस्ट मिल जाती है। देखिए भाई कितना आराम है कि 12 घंटे की आपकी एक शिफ्ट होगी, लेकिन आपको सिर्फ काम 6 घंटे से ही कम करना पड़ रहा है। मतलब आप 6 घंटे से ज्यादा समय तो बिल्कुल फ्री माइंड रहते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में 6 घंटे से अधिक आप फ्री निष्क्रिय रहते हैं, तो आप डेली आप 10 से 12 घंटे की आपकी शिफ्ट माने तो आप एक सप्ताह के अंदर 60 घंटे या 70 या 75 घंटे तक आप एक सप्ताह के अंदर काम करते हैं। कम से कम मतलब कम से कम 60, मैक्सिमम आप 75 घंटे तक काम करते हैं। तो आपको कितनी रेस्ट की जरूरत है? तो देखिए ये आपको 24 घंटे की रेस्ट की जरूरत है। ऐसे कर्मचारियों को कितनी? 24 घंटे। लेकिन इसमें एक आपको पॉइंट जरूरी है, इस रेस्ट के अंदर आपको एक नाइट मिलेगी। एक नाइट का आपको रेस्ट करना अनिवार्य होगा, ये निर्धारित किया गया है, फिक्स किया गया है। जो आवश्यक रूप से विरामी है उनका नाम ही ऐसा है, आवश्यक रूप से विरामी, तो उनको एक नाइट रेस्ट अनिवार्य देनी पड़ेगी, एक नाइट रेस्ट। और ये काम कितना करते हैं? देखिए 12 घंटे की शिफ्ट होती है तो 6 घंटे से अधिक ये निष्क्रिय रहते हैं, कोई शारीरिक मानसिक रूप से कोई काम नहीं करते हैं और 6 घंटे से भी कम काम करते हैं। और एक सप्ताह के अंदर इनको एक दिन या 24 घंटे और इसमें नाइट शामिल होने से इतनी इनको क्या देनी चाहिए? रेस्ट। अब देखिए इसमें कौन आते हैं? देखिए वेटिंग रूम होता है रेलवे का, उसके अंदर जो काम करता है वो लोग, सफाई करने वाला स्टेशन मास्टर हो गया, कैबिन मैन हो गया, बुकिंग क्लर्क हो गया और फाटक वाला हो गया और सैलून अटेंडेंट हो गया। देखो स्टेशन मास्टर किस में आता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत पूछा जाता है कि स्टेशन मास्टर HOER के अंदर किस कैटेगरी या किस श्रेणी के अंदर या किस टाइप में आता है? तो आपका जवाब क्या होगा? आवश्यक रूप से विरामी। ये 12 घंटे की जॉब होती है, लेकिन इनका काम है वो 6 घंटे से कम होता है, 6 घंटे से ज्यादा ये क्या रहते हैं? निष्क्रिय रहते हैं। एक सप्ताह में ये 60 से 75 घंटे तक काम करते हैं और इतना काम करने के बाद इनको लगातार 24 घंटे की एक रेस्ट मिलती है और रेस्ट के अंदर एक नाइट शामिल होती है। इसमें कौन आते हैं? स्टेशन मास्टर हो गया, सफाई वाला हो गया, वेटिंग रूम वाला हो गया, फाटक वाला हो गया, सैलून अटेंडेंट हो गया, जो बुकिंग करता है क्लर्क हो गया, एलडीसी वगैरह, ये लोग इसमें आते हैं। अगला चौथा अंतिम है अपवर्जित, या इसको बोलते हैं एक्सक्लूडेड। इस श्रेणी में कौन कौन लोग आते हैं? देखिए इस एक शिफ्ट होती है वो 24 घंटे की होती है। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो 24 घंटे ड्यूटी पे माने जाते हैं कि 24 घंटे में इनका कभी भी काम पड़ सकता है। मतलब 24 घंटे ही एक्टिव रहते हैं, सर्विस के अंदर रहते हैं, लगे रहते हैं, कभी भी काम पड़े तो इनको हाजिर होना पड़ता है ड्यूटी पे। तो ये 24 घंटे तक एक्टिव होते हैं, लेकिन इनका काम सिर्फ ये 6 घंटे से भी कम होता है। इनका काम दिन में 6 घंटे से भी कम होता है। और ये कौन होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में आगे बात करते हैं। देखिए 6 घंटे से कम होता है और इनका जो वीक के अंदर जितना कार्य होता है वो कोई फिक्स कार्य नहीं होता है।
एकदम, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री रहते हैं, इनका 6 घंटे से कम का काम रहता है, घंटे 2 घंटे का काम हो गया, लेकिन ये 24 घंटे ड्यूटी पे माने जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या होता है, कोई विश्राम नहीं मिलता है, कोई और टाइम नहीं दिया जाएगा। भाई देखो 24 घंटे की आपकी ड्यूटी है और 24 घंटे में आप काम तो 6 घंटे से भी कम कर रहे हो, तो आपको न तो कोई और टाइम मिलेगा और न ही क्या मिलेगा, न ही आपको कोई विश्राम के लिए स्पेशल छूट दी जाती है ऐसे कर्मचारियों को। देखिए इसमें कौन आते हैं, देखिए ऐसे कर्मचारी वो 2 सप्ताह लगातार करते हैं तो वो सक्षम अधिकारी होता है, उसके द्वारा उनको फिक्स एक मतलब लगभग 1 दिन की या थोड़ी लंबी रेस्ट दी जा सकती है। मतलब 2 सप्ताह में एक बार लंबा विश्राम दिया जाएगा। हो सकता है 24 घंटे 1 से 2 दिन का इनको विश्राम एक साथ दे दे। तो ऐसे कर्मचारी इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें देखिए मुख्य जो सीक्रेट विभाग है, अपना गोपनीय विभाग के कर्मचारी हो गए, शैक्षणिक व तकनीकी शिक्षा के कर्मचारी जो मतलब रेलवे के स्कूल्स हो गए और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसके अंदर काम करने वाले कर्मचारी हो गए, पर्यवेक्षक हो गया, अनुदेशक हो गए, निरीक्षक हो गए, ये लोग 24 घंटे ड्यूटी पे तो माने जाते हैं, लेकिन ये काम कितना करते हैं, 6 घंटे से कम करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये 18-19 घंटे बिल्कुल फ्री रहते हैं, इनको कोई ओवर टाइम नहीं दिया जाता है और न ही इनको कोई विश्राम दिया जाता है। लेकिन 2 सप्ताह के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा इनको एक लंबा रेस्ट दिया जाता है। और इसके अंदर आते कौन है, पर्यवेक्षक आ गए, जो स्कूल एजुकेशन हो गया, तकनीकी शिक्षा ट्रेनिंग हो गया, अनुशेक हो गया, पर्यवेक्षक हो गया, इन लोगों को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये था वीडियो, आपको कैसा लगा आप जरूर बताएगा। लेकिन अब शॉर्ट में 1 मिनट के अंदर मैं पूरे चैप्टर को आपके सामने बोल रहा हूँ और एक बार ध्यान से सुनिए। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है HOER होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इतनी आई बात। उसके बाद पढ़ा FJA क्या होता है, FJA कितने घंटों का आकलन किया जाता है, मिनट दर मिनट आकलन किया, मैंने बता दिया। उसके बाद आता है कि HOER किन कर्मचारियों पे लागू होता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा, ग्रुप C और D पे लागू रहेगा। बात आई इतनी समझ में। इसके बाद इनको कितने भागों में बांटा गया है, HOER को कार्य के आधार पे, जो काम करते हैं उसके आधार पे 4 प्रकार बांटा गया है। नाम कौन कौन सा, गहन हो गया, पहला गहन हो गया, दूसरा निरंतर हो गया, आवश्यक रूप से विरामी हो गया और चौथा अपवर्जित हो गया। अब देखिए काम कितना कितना करते हैं, तो पहले वाले कितना करते हैं 6 घंटे, दूसरे वाला 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे। अब देखो ये एक निष्क्रिय कितना रहता है, 1 घंटे से कम, 2 घंटे से कम, ये 6 घंटे से अधिक और ये 6 घंटे से अधिक कभी काम ही नहीं करते, मतलब 6 घंटे से भी कम, मतलब 18-19 घंटे तक ये बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं। और कुल कार्य की बात करें तो ये कितना करते हैं 42, ये 48 या 54, ये कितना करते हैं 60 से 75 और ये इनका कोई फिक्स कार्य होता नहीं है। अब देखिए रेस्ट कितनी है, देखो गहन और निरंतर है, इनके लिए रेस्ट के घंटे 30-30 घंटे है और जो आवश्यक रूप से विरामी है इनको 24 घंटे की रेस्ट मिलती है, एक नाइट शामिल है और इनके लिए कोई रेस्ट नहीं है। 2 सप्ताह के बाद एक लंबी रेस्ट सक्षम अधिकारी द्वारा दी जा सकती है। अब देखिए इनमें कौन आता है, देखो गहन में कौन आता है, गाड़ी को कंट्रोल करने वाला, टेलीफोन हो गया, मोटर वाहन, वायरलेस ऑपरेटर, सेक्शन कंट्रोलर, इनके आपको एग्जांपल याद रखने हैं। और रेल मार्गों में जहाँ ट्रैफिक ज्यादा हो, स्टेनो, टाइपिस्ट, नॉन सुपरवाइजरी क्लर्क, ये हो गए। इनमें वेटिंग रूम, सफाई, स्टेशन मास्टर किसमें आता है, ये आपको ध्यान रखना है। आवश्यक रूप से विरामी इसके अंदर आता है। इसके बाद हो गए अपवर्जित में कौन आते हैं, इसमें गोपनीय, तकनीकी शिक्षा, शैक्षणिक, पर्यवेक्षक, अनुदेशक वगैरह ये शामिल होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ, साथी कर्मचारियों के साथ सभी ग्रुपों में ये वीडियो जरूर शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही यह वीडियो और क्लास की श्रृंखला आगे चलने वाली है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।